नमस्कार दोस्तों। मैंने राधिका यादव मर्डर केस की अपनी दूसरी वीडियो में आपको बताया था कि राधिका यादव मर्डर केस में राधिका की दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत ने भी इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करके अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि राधिका उन तमाम वजहों से अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी। अब राधिका के टेनिस करियर के बारे में जानते हैं। ITF यानी कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ की वेबसाइट के अनुसार राधिका ने 36 सिंगल्स और 60 डबल्स मैच खेले, जहां जून 2023 में राधिका ने अपना आखिरी युगल मैच खेला। वहीं मार्च 2024 में उन्होंने अपना आखिरी एकल मैच खेला था। उन्होंने बहुत से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया। साल 2024 में उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ ITF युगल रैंकिंग 113 हासिल की थी। AITA यानी कि अखिल भारतीय टेनिस संघ की वेबसाइट के अनुसार राधिका ने इसी साल की शुरुआत में इंदौर और कुआलालंपुर में टूर्नामेंट खेले थे, लेकिन ये टूर्नामेंट क्वालिफाइंग थे, मुख्य ड्रॉ नहीं थे। और अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने उन्हें 1999 रैंकिंग दी थी। उन्होंने अखिल भारतीय टेनिस संघ अंडर 18 में 75वां स्थान प्राप्त किया तथा अखिल भारतीय टेनिस संघ महिला रैंकिंग में 35वां स्थान प्राप्त किया। इसके बाद कंधे में इंजरी होने की वजह से उन्होंने टेनिस खेलना छोड़ दिया और गुरुग्राम के सेक्टर 61 में किराए पर एक जगह लेकर अपनी टेनिस एकेडमी शुरू की। बड़ा और अहम सवाल अब भी यही बना हुआ है कि राधिका के मर्डर के पीछे असल वजह आखिर क्या है। दीपक यादव अपना जुर्म स्वीकार कर चुके हैं। जिस लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका का मर्डर हुआ वो क्राइम सीन से पुलिस को मिल चुकी है और कुलदीप यादव ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और राधिका के मर्डर की असल वजह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगी। ये बात हम सभी जानते हैं कि एक पिता और एक बेटी का बॉन्ड कितना खूबसूरत और कितना मजबूत होता है। दोनों ही एक दूसरे की परवाह करने में अपनी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते। जहां बेटी के जन्म के बाद पिता उसके पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो बेटी की हर तरह की सुविधा का ध्यान रखते हैं, उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, उसे बोलना सिखाते हैं। बाकायदा अपनी उस बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाने की खातिर बहुत बार पिता अपनी बेटी के सामने बच्चे तक बन जाते हैं। उसके थोड़ा बड़े होने पर उसे स्कूल छोड़कर आते हैं और उसे वहां से लेकर आते हैं। बेटी को जरा सी छींक तक आ जाने पर वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। बेटी के थोड़ा और बड़े हो जाने पर और कॉलेज जाने पर भी पिता की उसके प्रति ये चिंता और परवाह बरकरार रहती है। बाकायदा बेटी के कभी कभार अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने पर और किसी वजह से उसके घर लौटने में थोड़ा देर हो जाने पर पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं और बेटी को लेने खुद चले जाते हैं। इस तरह जहां एक पिता अपनी इच्छाओं की परवाह न करते हुए अपनी बेटी की हर तरह की सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, वहीं बेटी भी बड़ी होने पर और अपने पैरों पर खड़ी हो जाने पर अपने पिता की हर तरह की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखती है। बाकायदा अपनी शादी हो जाने के बाद भी वो अपने पिता की परवाह बिल्कुल पहले की तरह करती है। वहीं पिता भी बेटी के जन्म से लेकर उसकी शादी हो जाने के बाद तक उसकी ढाल बनकर रहते हैं। तो इस तरह से एक पिता और एक बेटी का बॉन्ड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजबूत होता है और दोनों ही एक दूसरे की परवाह और चिंता करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब इस केस से हटकर मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो नकारात्मक मानसिकता से भरे हुए होते हैं और उनकी लगातार यही कोशिश रहती है कि हम भी उनकी तरह नकारात्मक मानसिकता वाले इंसान बन जाएं, जिससे हमारे साथ साथ हमारी फैमिली को भी नुकसान हो। क्योंकि जब हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी तो जाहिर सी बात है कि इसका असर हमारी फैमिली पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें नेगेटिव मेंटेलिटी वाले लोगों की बातों में आ जाना चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए, उनकी बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हमें नेगेटिव मेंटेलिटी वाले उन लोगों को कंप्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए, उनकी बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सही गलत में फर्क करते हुए अपने सारे रिश्ते निभाने चाहिए। अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सही गलत में फर्क करते हुए चलेंगे तो फिर रिश्ता चाहे कोई भी क्यों ना हो वो हमेशा महकता रहेगा। इस संसार में मौजूद हर एक इंसान के पास दिमाग होता है जिससे वो सही और गलत में फर्क बखूबी कर सकता है। अब ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए चलेगा या फिर अपने आसपास मौजूद नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्तियों के हिसाब से चलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वो अपने आसपास मौजूद उन कुछ नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों के हिसाब से चलेगा तो इसका असर उसके साथ साथ उसकी फैमिली पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसका परिणाम नुकसान के सिवाय और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए चलेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका असर उसके साथ साथ उसकी फैमिली पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इससे उसकी और उसकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता आएगी, यानी कि उसके और उसकी फैमिली के आसपास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगी, यानी कि उसके और उसकी फैमिली के आसपास सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता रहेगी।
मैं अपने इस संदेश का अंत एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी के साथ कर रहा हूँ। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति और उसका बेटा गधे को साथ लेकर बाजार जा रहे होते हैं। ये देखकर रास्ते में खड़े कुछ लोग हंसने लगते हैं और उनमें से एक व्यक्ति उनसे कहता है कि भला इस गधे को बिना बोझ लादे ले जाने से क्या लाभ होगा? तुम दोनों में से कोई एक इस पर क्यों नहीं बैठ जाता? बूढ़ा व्यक्ति सोचकर बोलता है कि अरे हाँ, आप ठीक कहते हैं। यह कहकर बूढ़ा अपने बेटे को गधे पर बैठा देता है और उनके साथ साथ चलता है। कुछ देर बाद जब वो एक गांव के पास से गुजर रहे होते हैं तो कुछ गांव वाले उन्हें देखकर बोलते हैं कि अरे ये देखो, ये कामचोर लड़का तो आराम से गधे पर बैठा है और उसका बूढ़ा पिता उसके पीछे पैदल चल रहा है। उन लोगों की ये बातें सुनकर बूढ़ा आदमी अपने बेटे को गधे से उतारकर खुद गधे पर बैठ जाता है। इसके बाद वो फिर से आगे चल पड़ते हैं और वो कुछ आगे बढ़े ही होते हैं कि एक कुएं के किनारे खड़ी कुछ स्त्रियां जोर से चिल्ला उठती हैं कि अरे इस बूढ़े को तो देखो कैसे मजे से गधे पर बैठा हुआ है और बेटे को पैदल दौड़ा रहा है। ये अपने बच्चे को भी गधे पर क्यों नहीं बैठा लेता? उन स्त्रियों की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने अपने बच्चे को भी गधे पर अपने पीछे बैठा लिया और इसके बाद वो फिर आगे चल पड़ते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि चलो अब तो कम से कम कोई नहीं टोकेगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर आगे बढ़े ही होते हैं कि रास्ते पर खड़ा एक व्यक्ति उन्हें रोक लेता है और बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि ये गधा आपका ही है? बूढ़ा व्यक्ति जवाब देता है कि हाँ, मेरा ही है। भला कौन सोच सकता है कि इस बेचारे गधे पर आप लोग इतना बोझ लादते होंगे? बूढ़े व्यक्ति से ऐसा कहकर वो व्यक्ति हंसते हुए आगे बढ़ जाता है। अब बूढ़े व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है कि समझ में नहीं आता कि करूं तो क्या करूं। गधे पर बोझ नहीं लाता तो लोग घूर कर देखते हैं। अगर हम में से कोई एक गधे पर बैठकर यात्रा करता है तो बैठने वाले को धिक्कारते हैं। अगर हम बाप बेटे दोनों गधे पर बैठ जाते हैं तब भी लोग हमारा उपहास करते हैं। आखिरकार दोनों पिता पुत्र गधे से उतरते हैं और शेष मार्ग पैदल ही तय करते हैं। इस कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी का मतलब यह है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सार ये है कि अच्छा काम करने के बाद भी लोग उसमें कुछ न कुछ बुराई निकाल ही लेते हैं। इसलिए लोगों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहें। यानी कि ऐसी नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों को इग्नोर करें और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपना काम करते रहें। दीपक यादव ने राधिका का मर्डर गांव के लोगों द्वारा ताने मारे जाने की वजह से किया या फिर राधिका के मर्डर के पीछे की वजह कुछ और ही है, ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। इस बात की संभावना हो सकती है कि राधिका के मर्डर के पीछे की वजह गांव वालों के ताने ना हो, लेकिन क्योंकि दीपक यादव ने राधिका का मर्डर करने की वजह के तौर पर पुलिस की एफआईआर में इस बात का जिक्र किया है कि गांव वाले दीपक को ताना मारते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जीता है और क्योंकि इस बात से उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती थी, इसलिए उसने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया। इस मर्डर की असल वजह तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगी, लेकिन क्योंकि इस केस में संभावना के तौर पर लोगों द्वारा ताने मारने का जिक्र हुआ है, इसलिए हम सभी को इस केस से यह सबक लेने की जरूरत है कि हमें अपना कोई भी काम करते समय लोगों की बातों पर ध्यान देने की बजाय, उनकी बातों पर गौर करने की बजाय हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। हमारे ऐसा करने से हमारे हर तरह के रिश्तों में हर हमेशा मधुरता बनी रहेगी।